हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज हम पढ़ेंगे मैराथन ऑफ 100 क्वेश्चंस रिलेटेड टू यूपी टेट एसएसटी। इसमें मैंने हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स चारों को कवर किया हुआ है। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट दिस क्लास नाउ। यहाँ पे मैंने सबसे पहले आपको बता दिया कि कैसे इस सेट को हम आगे प्रोसीड करेंगे। यहाँ पे ईच क्वेश्चंस में मैंने आंसर और एक्सप्लेनेशन दोनों ऐड किया हुआ है स्लाइड्स में। और पहले आप इसको अपने माइंड में आंसर करने की कोशिश करिएगा और उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूँगी। और उसके साथ मैंने एक्सप्लेन भी किया है, ये सारे PYQs बेस्ड हैं। हु फाउंडेड द मौर्य एम्पायर? सो Mauryan Empire was founded by Chandragupta Maurya, the very famous ruler, and he was guided by Chanakya, who was also known as Kautilya. इनको तो सब जानते होंगे, and he is also the author of the Arthashastra. The Mauryan Empire became one of the largest empires in the Indian subcontinent. Chandragupta later converted to Jainism and is said to have abdicated his throne. एग्ज़ाम टिप्स भी मैंने ऐड की हुई हैं इसमें, जैसे कि मौर्य डायनेस्टी ऑर्डर, चंद्रगुप्त, बिंदुसारा, अशोका। यू कैन रिमेंबर इट बाय CBA. नेक्स्ट, द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन विच ईयर? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1757. सो द बैटल ऑफ प्लासी वॉज फॉट इन द ईयर 1757. इसको आप मेरे साथ ही याद करने की कोशिश करिएगा, एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे आप बाद में थॉरली रिवीजन कर सकें. सो बैटल ऑफ प्लासी वॉज इन 1757, वॉज फॉट बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड ब्रिटिश इंडिया कंपनी एंड नवाब सिराजुद्दौला. मीर जाफ़र, कमांडर ऑफ द नवाब्स आर्मी, इन्होंने बिट्रे किया था सिराजुद्दौला को इस लड़ाई में. This battle established British political supremacy in Bengal. बैटल ऑफ बक्सर, जो कि 1764 में लड़ी गई थी, एंड जिसको कि फर्दर बढ़ाया था पावर को, ब्रिटिश की पावर को यहाँ पे इंडिया में बढ़ाया था बैटल ऑफ बक्सर ने. एग्ज़ाम टिप्स भी जैसे कि मैंने बताया ऐड की हुई हैं. प्लासी का आप ईयर याद रख सकते हैं 1757, बक्सर की लड़ाई हुई थी 1764 में. आप इसे याद रख सकते हैं अल्फ़ाबेटिकली कि B पहले आता है तो B इज़ ग्रेटर एंड P इज़ लेस देन इट. सो P इज़ इन 1757 एंड बक्सर इज़ इन 1764. और ईयर वाइज भी आप याद रख सकते हैं. नेक्स्ट, विच मुगल एम्परर बिल्ट दी ताजमहल? ताजमहल किसने बनवाया था? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज शाहजहाँ. शाहजहाँ ने ताजमहल बनवाया था इन द ईयर 1632 to 1653 इन द मेमोरी ऑफ हिज वाइफ, वेरी फेमस मुमताज़ महल. इट इज़ बिल्ट व्हेन विथ द वाइट मकराना मार्बल के बारे में भी पूछा जा सकता है, एंड दिस इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. मेन आर्किटेक्ट जो इसके हैं वो हैं उस्ताद अहमद लाहौरी. Who gave the slogan जय हिंद? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाल बहादुर शास्त्री. जय हिंद का नारा किसने दिया है? आंसर इज सुभाष चंद्र बोस. जय हिंद स्लोगन वॉज गिवन बाय सुभाष चंद्र बोस, फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल आर्मी. ही कॉल्ड हिमसेल्फ नेताजी, रिस्पेक्टेड लीडर. INA, जिसने लड़ाई की थी अलॉन्ग साइड ऑफ जापान अगेंस्ट ब्रिटिश रूल ड्यूरिंग दी वर्ल्ड वॉर सेकेंड. आप मुझे कमेंट्स में बताइए वर्ल्ड वॉर सेकेंड किस ईयर में हुआ था. ही फॉर्म्ड आज़ाद हिंद फौज, दैट इज़ इंडियन नेशनल आर्मी, इन 1943. और ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि ये भारत में नहीं बनी थी, ये सिंगापुर में बनी थी. नेक्स्ट, द दांडी मार्च वॉज लेड बाय महात्मा गांधी इन विच ईयर? दांडी मार्च किस वर्ष में हुई थी? 1928, 1929, 1930, 1932. आंसर इज 1930. दांडी मार्च, जिसे सॉल्ट मार्च के नाम से जाना जाता है, इट बिगेन ऑन 12th of March 1930 फ्रॉम साबरमती आश्रम.
Gandhiji and 78 followers walked around 385 km to Dandi, Gujarat to make salt from the seawater. It protested the British salt monopoly and tax imposed under the Salt Act of 1882. This also launched civil disobedience movement. सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किस साल लॉन्च हुआ था आप मुझे ये बताइए. वैसे यहाँ पे मैंने लिखा ही हुआ है 1930. आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि डांडी मार्च भी इन 1930 एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी 1930. और आपको डेट डेफिनेटली याद रखनी है 12 मार्च 1930 को हुआ था. और कब पहुँचे थे डांडी? दैट वाज ऑन 6 अप्रैल. Who was the first president of India? Jawaharlal Nehru, Dr. Rajendra Prasad. Very easy question. Answer of this question is Dr. Rajendra Prasad. Dr. Rajendra Prasad was first president of India. ईयर है 1950 to 1962. इन्होंने इस ड्यूरेशन में सर्व किया था और 2 टाइम्स सर्व किया हुआ है. He was also president of the Constituent Assembly, which was the draft constitution of Indian Constitution. He was a prominent leader in India's independence movement. Dr. Radhakrishnan सेकेंड प्रेसिडेंट थे जिनके ऊपर हम ये टीचर्स डे मनाते हैं ऑन 5 सितंबर. आप मुझे बताइए इंटरनेशनल टीचर्स डे कब मनाया जाता है? द हड़प्पन सिविलाइजेशन बिलोंग्स टू विच एज? हड़प्पा सभ्यता किस काल से संबंधित है? पैलियोलिथिक, ब्रॉन्ज एज, नियोलिथिक, आयरन एज. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ब्रॉन्ज एज. द हड़प्पन दैट इज इंडस वैली सिविलाइजेशन फ्लरिश्ड अराउंड 2500 से 1700 BCE में ये फली फूली थी और ये ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करती है. इसके मेजर साइट्स हैं मोहनजोदारो जो कि अब पाकिस्तान में है, हड़प्पा जो कि अब पाकिस्तान में है, लोथल इंडिया गुजरात, कालीबंगन इंडिया राजस्थान, धोलावीरा इंडिया गुजरात. और इनमें क्या क्या क्वालिटीज़ थी वो यहाँ पे मैंने मेंशन की हुई है. दे हैड एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग विद ग्रिड पैटर्न स्ट्रीट्स एंड ड्रेनेज सिस्टम्स. एविडेंस ऑफ ट्रेड विद मेसोपोटामिया भी यहाँ पे विजिबल था. इंडियन इंडस वैली सिविलाइजेशन इज़ रिलेटेड टू ब्रॉन्ज एज. की साइट्स हैं लोथल, धोलावीरा, कालीबंगन, राखीगढ़ी. आप मुझे कमेंट्स में बताइए कि लोथल किस लिए फेमस है और कालीबंगन किस लिए फेमस है. नेक्स्ट इज विच रॉक एडिक्ट ऑफ अशोका मेंशंस द कलिंगा वॉर? अशोका के किस शिला लेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है? रॉक एडिक्ट 5. Tell me which is the answer. So the answer of this question is Rock Edict 13. दैट इज़ अशोका के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख है. युद्ध के प्रति अशोक के पश्चाताप का वर्णन है इसमें. ही बिकेम वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्रमोटर्स ऑफ बुद्धिज़्म इन द एशिया. दिस सफरिंग लेड अशोका टू अडॉप्ट बुद्धिज़्म. और सफरिंग क्या थी कि जब अराउंड 1 लाख ऑफ पीपल वर किल्ड एंड 1.5 डिपोर्टेड इन द कलिंगा वॉर. कलिंगा वॉर हुआ था 261 BCE में. हु रोट द फेमस बुक अर्थशास्त्र? अभी मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में ही इसका जिक्र किया हुआ है. आंसर विल बी कौटिल्य. अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय कौटिल्य जिन्हें चाणक्य और विष्णुगुप्त के भी नाम से जाना जाता है. ऑप्शंस में हो सकता है कि आपको दे दें कि चाणक्य ना लिख करके विष्णुगुप्त दे दें कंफ्यूज करने के लिए, तो आपको दोनों ही नाम याद रखने हैं. The first war of Indian independence was fought in which year? 1847, 57, 67, 1905. Answer will be 1857. So 1857 का the famous revolt was of Sepoy Mutiny and is also known as First War of Independence. It began on 10th of May 1857 at Meerut Cantonment. The immediate cause was the use of animal fat in cartridges of the new Enfield rifle. Major leaders were Rani Lakshmibai, Tyat Tyat Tope, Nana Sahib, Begum Hazrat Mahal.
एग्ज़ाम टिप्स भी जैसा कि मैंने बताया, मैंने ऐड की हुई है कि 1857 फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ और एंड हुआ था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी रूल के द्वारा, बिकॉज ऑफ उन्होंने इसको सप्रेस कर लिया था इसको, बट ये वन ऑफ द बिग मोमेंट इट वाज। इसके बाद क्राउन भी उनका ले लिया गया था। किसने लिया था आप ये मुझे कमेंट्स करेंगे। विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया? यमुना, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। आंसर इज गंगा। गंगा इज़ द इंडियाज़ लॉन्गेस्ट रिवर, अप्रॉक्सीमेटली इसकी है लेंथ 2525 किलोमीटर लॉन्ग. It originates from गंगोत्री ग्लेशियर दैट इज़ इन उत्तराखंड एंड जॉइंस द बे ऑफ बंगाल. ये बे ऑफ बंगाल में गिरती है. इट इज़ इंडियाज़ नेशनल रिवर डिक्लेयर्ड इन द ईयर 2008. This may be the potential question for you. The Ganga basin is the most densely populated river basin in the world. ये लॉन्गेस्ट है, इसकी लेंथ है 2525 किलोमीटर, दैट इज़ 2525 किलोमीटर. इंडियाज़ लार्जेस्ट रिवर बेसिन इज़ गंगा बेसिन ओनली. नेक्स्ट, विच स्टेट हैज़ द लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन इंडिया? केरला, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात. आंसर विल बी Gujarat. Gujarat has the longest coastline among the Indian states, approximately 1600 kilometers. India's total coastline is 7516.6 kilometer. The Andaman and Nicobar Islands have the longest island coastline. Among mainland states are the Gujarat comes after the Andhra Pradesh and then Tamil Nadu. एग्ज़ाम टिप है कि लॉन्गेस्ट स्टेट कोस्ट लाइन है गुजरात की डेफिनेटली, और शॉर्टेस्ट है गोवा की, और टोटल हो जाती है हमारी 7516 किलोमीटर. इसे आप डेफिनेटली याद रखेंगे, 7516 किलोमीटर. नेक्स्ट, वेयर इज़ द थार डेजर्ट लोकेटेड? गुजरात, पंजाब, राजस्थान, हरियाणा. Answer is Rajasthan. Thar Desert, that is also known as Great Indian Desert, is located mainly in Rajasthan, extending into Gujarat, Punjab, Haryana. It is Asia's largest hot desert and the world's 7th largest desert. एवरेज एनुअल रेनफॉल जो यहाँ पे होती है वो है 250 mm की. इंदिरा गांधी कैनाल हैज़ ब्रॉट इरिगेशन टू पार्ट्स ऑफ थार डेजर्ट. नेक्स्ट, विच इज़ द हाइएस्ट पीक इन इंडिया? नंदा देवी, कामत, केटू, कंचनजंगा. Answer is Kanchenjunga. Kanchenjunga is 8586 meter, is the highest peak in India, located in Sikkim on the Indian-Nepal border. It is the third highest mountain in the world. K2 जिसकी height is 8611. It is located in Pakistan administered Kashmir. It is not in India actually. K2 is not in India, mind it. नंदा देवी जिसकी हाइट है 7816 मीटर, हाईएस्ट पीक एंटायरली विद इन इंडिया. ये इंडिया में ही है कम्प्लीटली. और हाईएस्ट हो गई कंचनजंगा, और जो कि इंडिया में एंटायरली हो और हाईएस्ट हो दैट इज़ नंदा देवी. नेक्स्ट, द सुंदरबंस डेल्टा इज़ फॉर्म्ड बाय विच रिवर? कृष्णा एंड गोदावरी, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र, महानदी एंड ब्रह्ममनी, एंड इंडस एंड झेलम. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गंगा एंड ब्रह्मपुत्र. सुंदरबन डेल्टा जो कि वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश में लाई करता है, इट लाइज ऑन गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स. इट इज़ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट एंड डेल्टा. It is home to Royal Bengal tigers. It is UNESCO World Heritage Site also and a Ramsar wetland also.
अभी रिसेंटली रामसर वेटलैंड कितने हो गए हैं इंडिया में, और इंडिया में एक रामसर साइट और ऐड हुई है, उसका नाम आप मुझे कमेंट करेंगे। सुंदरबंस, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेल्टा प्लस मैंग्रोव फॉरेस्ट, एंड इट इज़ ऑन द रिवर बेसिन ऑफ गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट, which soil is best for cotton cultivation? Alluvial, red, black, laterite. कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त होती है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी ब्लैक सॉयल. So black soil, that is also known as regular soil, black cotton soil, and it is ideal for cotton cultivation. It is found in Maharashtra, Gujarat, Madhya Pradesh and parts of Karnataka. इट हैज़ हाई मॉइस्चर रिटेंशन, बहुत ज़्यादा मॉइस्चर को ये सोख लेती है, इसके अंदर काफ़ी अच्छी कैपेसिटी होती है मॉइस्चर को और वेट को सोखने की. दैट इज़ रिच इन कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, बट डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस, जो कि कॉटन की खेती को हेल्प करता है. नेक्स्ट, विच इज़ द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन इंडिया? भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? छोटा नागपुर प्लेट्यू, मालवा प्लेट्यू, डेक्कन प्लेट्यू, शिलोंग प्लेट्यू. Answer of this question will be Deccan Plateau. Deccan Plateau is the largest plateau in India, covering most of the southern peninsula. It is bounded by the Western Ghats in the west and Eastern Ghats in the east. Its average elevation is, इसकी एवरेज हाइट कितनी एलिवेशन पे सी लेवल से लोकेटेड है? दैट इज़ 600 मीटर एंड इज़ ड्रेन्ड बाई मेजर रिवर्स लाइक कृष्णा, गोदावरी, कावेरी एंड महानदी. तो लार्जेस्ट प्लेट्यू हो गया डेक्कन और ओल्डेस्ट हो गया छोटा नागपुर. अब छोटा नागपुर कहाँ पे लोकेटेड है ये मुझे आप कमेंट करेंगे. एंड इट इज़ रिच इन मिनरल्स. विच पासेस कनेक्ट इंडिया विथ चाइना थ्रू द हिमालयाज? बुलान पास, खाइबर पास, नाथुला पास, बनिहाल पास. हिमालय से भारत चीन को कौन सा दर्रा जोड़ता है? दर्रे पे हमेशा एक ना एक क्वेश्चन आता रहा है, तो आप मेजरली सारे दर्रों को पढ़ने की कोशिश करिएगा और याद रखिएगा. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी नाथुला पास. नाथुला पास in Sikkim connects India with Tibet, that is China. It was reopened for trade in 2006 after being closed since 1962. शिवकिला पास जो कि हिमाचल प्रदेश में है, लिपू लेक उत्तराखंड में है. इट कनेक्ट्स इंडिया एंड चाइना एज वेल. खाइबर और बोलान पास के बारे में है कि ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान को कनेक्ट करते हैं. नाथुला इज़ इन सिक्किम, चाइना. बनिहाल दैट इज़ इन J&K, इट इज़ जवाहर टनल ऑल्सो. रोहतांग इज़ इन हिमाचल प्रदेश. नेक्स्ट, the Western Ghats are also known as Sahyadri, Vindhya, Satpura, Aravali. पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सह्याद्री. द वेस्टर्न घाट्स आर ऑल्सो नोन एज सह्याद्री माउंटेन. दे रन अलॉन्ग द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया फ्रॉम गुजरात टू केरला और इसकी लेंथ हो जाएगी 1600 किलोमीटर. दे आर अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड अ ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. द हाइएस्ट पीक इन वेस्टर्न घाट्स इज़ अनायमुड़ी. ये पूछा जाता है क्वेश्चन. इसकी हाइट है 2695 मीटर इन केरला. वेस्टर्न घाट्स आर नोन एज सह्याद्री. हाइएस्ट पीक इज़ अनायमुड़ी दैट इज़ इन केरला और एक ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. नेक्स्ट इज़ विच रिवर इज़ नोन एज सोरो ऑफ बिहार. ये रिसेंटली काफ़ी एग्जाम्स में क्वेश्चन देखा गया हुआ है. बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? गंगा, सोन, कोसी, गंडक. आंसर विल बी कोसी. कोसी रिवर इज़ कॉल्ड दी सोरो ऑफ बिहार ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट डिवास्टेटिंग फ्लड्स. इसमें बहुत ज़्यादा बाढ़ आती है. इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम द हिमालयाज इन नेपाल एंड जॉइंस द गंगा इन बिहार. इट फ्रीक्वेंटली चेंजेस इट्स कोर्स कॉजिंग वाइड स्प्रेड फ्लडिंग एंड डिस्ट्रक्शन. अपनी दिशा को ये बहुत जल्दी बदल लेती है जिसके कारण बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जाती है, इसलिए इसको सौरो भी कहा जाता है. नेक्स्ट, हाउ मैनी फंडामेंटल राइट्स आर देयर इन दी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं? 5, 6, 7, 9. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ 6. टोटल 6 मौलिक अधिकार हैं. मूलतः 7 थे परंतु संपत्ति का अधिकार 44th अमेंडमेंट के द्वारा
हटा दिया गया है। अब टोटल 6 रह गए हैं। देयर आर टोटल 6 फंडामेंटल राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और ये आर्टिकल 12 से 35 में मेंशन है। ओरिजिनली देयर वर 7। राइट टू प्रॉपर्टी हैज़ बीन रिमूव्ड बाय 44th अमेंडमेंट इन द ईयर 1978 एंड यहाँ पर मैंने 6 फंडामेंटल राइट्स को भी मेंशन किया हुआ है। राइट टू इक्वलिटी फर्स्ट इज, सेकंड इज़ राइट टू फ्रीडम, थर्ड इज़ राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, cultural and educational rights, right to constitutional remedies. Article 32, that is right to constitutional remedies, is also called the heart and soul of the constitution, जिसे कि B.R. अम्बेडकर जी ने बोला था। नेक्स्ट इज, आप मुझे बताइएगा कि अब प्रॉपर्टी राइट किस आर्टिकल में मेंशन है, और हालांकि प्रॉपर्टी राइट अब एक लीगल राइट में कन्वर्ट हो चुका है। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेज अनटचेबिलिटी? अनटचेबिलिटी किसके द्वारा ख़त्म की गई थी, किस आर्टिकल के द्वारा? आर्टिकल 14, 15, 17, 21। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है? आंसर विल बी आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 abolishes untouchability in any form and makes its practice punishable offense। अब ये प्रैक्टिकली बैंड है, बट अभी भी काफ़ी जगहों पे ये चीज़ देखी जाती है, लेकिन ये एक दंडनीय अपराध है। The Protection of Civil Rights Act is in 1955 was enacted to enforce Article 17। ये एक्ट इसलिए लाया गया था जिससे कि आर्टिकल 17 को लागू किया जा सके। यहाँ पे मैंने और भी आर्टिकल्स को बताया हुआ है जो कि हमारे पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 14 इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ से रिलेटेड है। राइट टू इक्वलिटी कवर होती है आर्टिकल 14 to 18 में। Article 23 is related to prohibition of trafficking of human beings. Next is the preamble of the Indian Constitution begins with the words। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से प्रारंभ होती है? We the citizens of India, we the people of India, in the name of God, we the members of Parliament। Answer of this question is we the people of India। The preamble begins "We the people of India," indicating the popular sovereignty. The 42nd Amendment that happened in the year 1976 added the words socialist, secular, integrity into the preamble। Very famous question कि हमारे संविधान में सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी शब्द किस अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है? तो वो है 42nd अमेंडमेंट 1976। द प्रीएम्बल डिस्क्राइब्स इंडिया एज द सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेकुलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। द प्रीएम्बल इज ऑल्सो कॉल्ड द आइडेंटिटी कार्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट इज विच बॉडी इज डिस्क्राइब्ड एज द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी सुप्रीम कोर्ट। डेफिनेटली द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द गार्डियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इट हैज़ द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू स्ट्राइक डाउन एनी लॉ इनकंसिस्टेंट विद द कॉन्स्टिट्यूशन। It is established under Article 124 of the Constitution. It also acts as the protector of fundamental rights of citizens. सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन के रूप में जाना जाता है। प्रेसिडेंट को गार्डियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एज सेरेमोनियल हेड 2 के नाम से भी जाना जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि प्रेजेंट टाइम में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन हैं और वो किस नंबर के हैं। बिकॉज ऑफ बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है, 52, 53 स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन में आ जाता है तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हाउ मैनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड टू राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? 10, 12, 14, 15। Answer of this question will be 12. The President nominates around 12 members to the Rajya Sabha from the field of literature, science, art, social service, जो कि आर्टिकल 80 में मेंशन है। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द राज्यसभा इज़ 250, जिसमें कि 238 इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। राज्यसभा इज़ अ परमानेंट बॉडी एंड इट कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड।
Members serve a term of 6 years. 1/3 retire every 2 years. राज्यसभा नॉमिनेटेड मेंबर्स हो गए टोटल 12, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं. लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियंस नॉमिनेट किए जाते हैं, जो कि अभी एबॉलिश हो चुका है 104th अमेंडमेंट ऑफ 2020 के द्वारा. यहाँ पे मैं बहुत सारी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ, आप अपने कॉपी में इसको नोट डाउन करते जाइएगा. नेक्स्ट इज द राइट टू एजुकेशन एक्ट वॉज इनैक्टेड इन विच ईयर. शिक्षा का अधिकार RTE अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ है? 2005, 2007, 2009 एंड 2012. Correct answer is 2009. The Right to Education RTE Act was enacted in 2009. It came into force on 1st of April 2010. इनैक्ट हुआ था 2009 में, बट इट केम इनटू फोर्स ऑन 1st अप्रैल 2010. आप हमेशा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है कि RTE अधिनियम कब लागू हुआ था. तो जब लागू हुआ पूछा जाएगा तो आप 1 अप्रैल 2010 आंसर लगाएंगे. इट प्रोवाइड्स फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू द चिल्ड्रन एजड 6 to 14 years. It was added as Article 21A by the 86th Constitutional Amendment of 2002. इसमें प्राइवेट स्कूल्स मस्ट रिजर्व 25% सीट्स फॉर EWS, that is economically weaker sections of the country. Next is, which amendment of the Indian Constitution lowered the voting age from 21 to 18? किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है? 42nd, 61st, 73rd, 86th. Answer will be 61st. So 61 अमेंडमेंट के द्वारा, जो कि 1988 में हुई थी, 21 से घटा करके मतदान की आयु 18 वर्ष कर दी गई थी. The 61st Constitutional Amendment 1988 reduced the voting age from 21 to 18 years. It amended Article 326 of the Constitution. ये किस समय पे हुई है? राजीव गांधी जी के टाइम पे हुई थी. और 42nd अमेंडमेंट 1976 एडेड द वर्ड्स टू द प्रियम्बल, जो कि भी हमने डिस्कस किया. 73rd और 74th बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इस पे पूछा जाता है. पंचायती राज में किस अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था? तो आप बता सकते हैं 73rd और 74th. 73rd इज़ रिलेटेड विद पंचायती राज एंड 74th इज़ रिलेटेड विद अर्बन लोकल बॉडीज़. नेक्स्ट इज़, The directive principles of state policy in Indian Constitution are contained in. राज्य की नीति निदेशक तत्व संविधान के किस भाग में हैं? Part 2nd, Part 3rd, Part 4th, Part 5th. Answer of this question is Part 4th. Directive principles of state policy, that is DPSP, are contained in Part 4th, that lies in Article 36 to 51 of the Constitution. They are borrowed from the Irish Constitution. DPSPs are non-justiciable and cannot be enforced in the courts, but are fundamentally in governance. They guide the state in making laws for socio-economic justice. यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है फंडामेंटल राइट. पार्ट 3rd में मेंशन है फ्रॉम आर्टिकल 12 to 35, अभी हमने डिस्कस किया. DPSPs पार्ट 4th में मेंशन है फ्रॉम आर्टिकल 36 to 51. फंडामेंटल ड्यूटीज़ पार्ट 4A में मेंशन है आर्टिकल 51A से. नेक्स्ट, हु हैज़ द पावर टू प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी इन इंडिया? प्राइम मिनिस्टर, पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट, सुप्रीम कोर्ट. भारत में राष्ट्रीय आपातकाल घोषित करने का अधिकार किससे है? ये हमारे देश में लगाई भी जा चुकी है. सो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, प्रेसिडेंट. द प्रेसिडेंट कैन प्रोक्लेम नेशनल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 352 ऑन द रिटन एडवाइस ऑफ द कैबिनेट. नेशनल इमरजेंसी हैज़ बीन प्रोक्लेम्ड 3 times: 1962, चाइना वॉर, 1971, पाकिस्तान वॉर, 1975, इंटरनल डिस्टर्बेंस. ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं वो सस्पेंड कर दिए जाते हैं. इट मस्ट बी
approved by parliament within 1 month or and by the 2/3 majority of the parliament. यहाँ पे जो नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल है वो है आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल स्टेट इमरजेंसी का आर्टिकल है आर्टिकल 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360 में मेंशन है. नेक्स्ट इज विच आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इन इंडिया. समान काम के लिए समान वेतन का प्रावधान किस संविधान के किस अनुच्छेद में है. आर्टिकल 39A, आर्टिकल 39D, आर्टिकल 41, आर्टिकल 43. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज आर्टिकल 39D. आर्टिकल 39D में ये बताया गया है कि इक्वल पे शुड बी गिवन फॉर इक्वल वर्क of both men and women. It is a DPSP and not a fundamental right. Means ये enforceable नहीं है. The Equal Remuneration Act 1976 gives statutory force to this directive. Article 39A is related to right to adequate means of livelihood. Article 41 is related with right to work. Very important. एग्ज़ाम टिप्स हैं इसकी कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क है आर्टिकल 39D और ये DPSP है, फंडामेंटल राइट नहीं है, मींस ये एनफोर्सेबल नहीं है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ GDP. GDP का पूर्ण रूप क्या है. Answer of this question will be gross domestic product. It is the total monetary value of all the goods and services produced within a country's borders and in a specific time period. GNP is GDP plus an FIA, that is net factor income from abroad. India uses GDP at market prices and GDP at factor cost. GDP growth is the key indicator of the economic health. नेक्स्ट इज द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया वॉज एसोसिएटेड विद विच क्रॉप. भारत में हरित क्रांति किस फसल से संबंधित है. राइस, वीट, कॉटन, शुगर केन. आंसर विल बी वीट. द ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 से 1970 तक हुआ was primarily associated with wheat production, especially in Punjab, Haryana and UP. M.S. Swaminathan is called the father of Green Revolution in India. नॉर्मन बॉरलॉग, जिन्हें की नोबेल प्राइज़ मिला था 1970 में, डेवलप्ड HYV वीट सीड्स, दैट इज़ हाई यील्डिंग वेराइटी वीट सीड्स. इट इंट्रोड्यूस्ड HYV सीड्स, इरिगेशन, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स टू इंडिया एज वेल. भारत में MS स्वामीनाथन जी को फादर माना जाता है और नॉर्मन बॉरलॉग जी को नोबेल भी मिला हुआ है. नोबेल कब मिला है. 1972 में मिला हुआ है. ग्रीन रेवोल्यूशन में मेनली वीट का ज़्यादा योगदान माना जाता है. नेक्स्ट, विच 5-year प्लान ऑफ इंडिया गेव प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर. भारत की किस पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता दी गई है. ऑप्शंस आर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ प्लान. यहाँ पे फर्स्ट प्लान में मैंने ईयर भी मेंशन कर दिया है. आंसर भी इसका यही होगा, फर्स्ट प्लान. नेक्स्ट, सो इंडियाज़ फर्स्ट 5-year प्लान 1951 से 56 में इंट्रोड्यूस किया गया. गेव हाईएस्ट प्रायोरिटी टू एग्रीकल्चर एंड लैंड रिफॉर्म्स. सेकंड प्लान था 56 से 61 तक. इसमें इंडस्ट्रीज़ पे ज़्यादा फोकस किया गया. महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना जाता है और इसको हैरोल्ड डॉमर मॉडल के नाम से जाना जाता है. मीन्स ये हैरोल्ड डॉमर मॉडल पे बेस्ड था. बेसिकली ये इकोनॉमिस्ट थे जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और एग्रीकल्चर पे जोर दिया था. नीति आयोग ने प्लानिंग कमीशन, जो कि प्लानिंग ऑफ 5 years सेट करती थी, उसको एबॉलिश कर दिया था इन द ईयर 2015 और रिप्लेस कर दिया था नीति आयोग के नाम से. व्हाट इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. MSP से आप क्या समझते हैं. मिनिमम प्राइस सेट बाय द फार्मर्स. ऑप्शन 2, प्राइस एट विच गवर्नमेंट बाइज क्रॉप्स फ्रॉम द फार्मर्स. इम्पोर्ट प्राइस ऑफ फूड. मार्केट प्राइस ऑफ कमोडिटीज़. आंसर विल बी प्राइस एट विच गवर्नमेंट बाइज क्रॉप्स फ्रॉम दी फार्मर्स. MSP वह न्यूनतम मूल्य है जिस पर सरकार किसानों से सीधे फसल खरीदती है. इट इज़ अनाउंस्ड बाय दी CCEA, कैबिनेट कमिटी ऑन
इकोनॉमिक अफेयर्स। CACP रिकमेंड्स MSP। MSP किसके द्वारा रिकमेंड की जाती है? कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइसेस के द्वारा। MSP टोटल 22 से 23 क्रॉप्स पे अनाउंस की जाती है, इंक्लूडिंग वीट, राइस, पल्स एंड ऑयल सीड्स। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI? कौन प्रकाशित करता है? मानव विकास सूचकांक। वर्ल्ड बैंक, IMF, UNDP, WHO। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज UNDP। इसे UNDP प्रकाशित करता है। मानव विकास सूचकांक संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के द्वारा प्रकाशित किया जाता है और ये एनुअली पब्लिश होता है। इट वॉज डेवलप्ड बाय द इकोनॉमिस्ट महबूब उल हक एंड विद द अमर्त्य सेन। ये पाकिस्तान के इकोनॉमिस्ट हैं और अमर्त्य सेन जी इज़ रिलेटेड टू इंडिया। ये HDI measures 3 dimensions: health, education and standard of living। इसे अलग अलग नाम से भी दे देते हैं ऑप्शंस में। हेल्थ को लाइफ एक्सपेक्टेंसी के नाम से दे देते हैं, एजुकेशन को ईयर्स ऑफ स्कूलिंग या फिर मीन ईयर ऑफ स्कूलिंग लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को GNI पर कैपिटा, दैट इज़ ग्रॉस नेशनल इनकम पर कैपिटा के नाम से दे दिया जाता है। नॉर्वे कंसिस्टेंटली रैंक्स हाई ऑन दी HDI। इंडिया की रैंक 132 से 135 तक है और इसमें अमर्त्य सेन जी को नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था इकोनॉमिक्स में। नेक्स्ट इज व्हाट डज नाबार्ड स्टैंड फॉर? नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है? आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाबार्ड जो कि 1982 में इस्टेब्लिश की गई, हेडक्वार्टर है मुंबई में और ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है एग्रीकल्चर और रूरल क्रेडिट के लिए। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। It was set up by the recommendation of Shiv Raman Committee. Very repetitive question. NABARD provides refinancing to banks for agricultural and rural development activities. वैसे इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, वहाँ पे मेंशन था। द कॉन्सेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? मिक्स्ड इकोनॉमी बेस्ड और भी कौन सी इंडिया के अलावा कंट्रीज़ हैं, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। ओनली पब्लिक सेक्टर, ओनली प्राइवेट सेक्टर, को एग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर। इंडिया एक मिक्स्ड इकोनॉमी है। अ मिक्स्ड इकोनॉमी इज़ द वन वेयर बोथ public sector, that is government, and private sector coexist. India adopted a mixed economy model after independence. India liberalized its economy in 1991 जब LPG रिफॉर्म्स को इंट्रोड्यूस किया था। उस समय हमारे फिनेंस मिनिस्टर कौन थे? मनमोहन सिंह जी थे और हमारे PM थे नरसिम्हा राव जी। चाइना की इकोनॉमी कैसी है, ये आप मुझे कमेंट्स में बताइए। विच टैक्स इज़ लिवाइड ऑन दी इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स इन इंडिया? भारत में व्यक्तियों की आय पर कौन सा कर लगाया जाता है? सेल्स टैक्स, इनकम टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज इनकम टैक्स। इनकम टैक्स इज़ अ डायरेक्ट टैक्स लिवाइड ऑन दी इनकम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज by the central government. It is governed by the Income Tax Act in the year 1961. डायरेक्ट टैक्स है इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स और वेल्थ टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स है GST, कस्टम और एक्साइज। GST जो कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, रिप्लेस्ड मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्सेस इन द ईयर 2017। आपको एग्जैक्ट डेट क्या याद है कि कब GST लागू हुआ था भारत में? Which scheme provides 100 days of guaranteed employment to rural households? कौन सी योजना ग्रामीण परिवारों को 100 दिन का रोजगार प्रदान करती है? अभी रिसेंटली ये स्कीम बहुत ज़्यादा न्यूज़ में थी और अभी रिप्लेस हो गई है। करंटली इट इज़ नोन एज VBG रामजी। यहाँ पे हालांकि आंसर मनरेगा है और अब ये 100 डेज़ से बढ़ा करके टोटल 125 डेज़ का कर दिया गया है एम्प्लॉयमेंट। टुडे इट इज़ नोन एज VBG रामजी। इसे रिसेंटली अपडेट किया गया हुआ है।
नेक्स्ट इज हु फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1885? बाल गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, A.O. ह्यूम, गोपाल कृष्ण गोखले। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? आंसर इज A.O. ह्यूम। Indian National Congress (INC) was founded by A.O. ह्यूम, a retired British civil servant, in 1885। INC पे ही एक थ्योरी दी गई हुई थी प्रेशर कुकर वाली। क्या आपको प्रेशर कुकर वाली थ्योरी के बारे में आइडिया है? ये मुझे बताइए। The first session was held in Bombay 1885, presided by W.C. Banerjee. Dadabhai Naoroji was the first Indian president of INC. इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। द INC वॉज इनिशियली मॉडरेट एंड सॉट रिफॉर्म्स थ्रू पिटिशंस एंड रेजोल्यूशन। इसीलिए इसको प्रेशर कुकर की थ्योरी से रिलेट किया जाता है एक्चुअली। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डन इन विच ईयर? बंगाल विभाजन किस वर्ष में हुआ? 1903, 1905, 1907, 1911। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया था, जिसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। द पार्टीशन ऑफ बंगाल वॉज डन बाय लॉर्ड कर्जन इन द ईयर 1905, डिवाइडिंग इनटू ईस्ट बंगाल दैट इज़ मुस्लिम मेजॉरिटी एंड वेस्ट बंगाल जो कि हिंदू मेजॉरिटी था। ये इनकी एक और रणनीति थी, हिंदू और मुस्लिम को अलग करके फूट करो राज करो वाली नीति। इट ट्रिगर्ड द स्वदेशी मूवमेंट, boycott of British goods and promotion of Indian goods. The partition was annulled by in the year 1911. दिल्ली दरबार में इसको खारिज कर दिया गया था जब कैपिटल कलकत्ता से दिल्ली की ओर शिफ्ट हुई थी। दिस इवेंट लेड टू द राइज ऑफ एक्सट्रीमिज्म इन द फ्रीडम मूवमेंट। आपके लिए कब आया था और कब एनल किया गया था, कब खंडित किया गया था, दोनों ही जानना बहुत ज़रूरी है। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द सिख रिलीजन? सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु अंगद देव। आंसर विल बी गुरु नानक देव जी। सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी थे, जिनका जन्म 1469 में ननकाना साहिब जो कि अब पाकिस्तान में है वहाँ पे हुआ था। गुरु नानक देव जी 1469 से 1539 तक was the founder of Sikhism. He preached equality, devotion to one God and service to humanity. There are total 10 gurus in Sikhism. 10th and the last human guru was Guru Govind Singh Ji. He established Khalsa Panth in 1699. Next is विच वेदा इज़ द ओल्डेस्ट? सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। सो सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। इसमें देवताओं की स्तुति के 1028 सूक्त हैं। टोटल 1028 हाइम्स हैं इसमें इन प्रेज ऑफ वेरियस डाइटीज़। The 4 Vedas are ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद एंड द अथर्ववेद। सामवेद रिलेटेड है म्यूज़िक से, यजुर्वेद रिलेटेड है सेक्रीफाइशियल रिचुअल्स से, अथर्ववेद रिलेटेड है स्पेल्स एंड चार्म्स से। नेक्स्ट इज हु बिल्ट दी फेमस कुतुब मीनार? कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया? अकबर, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण 1193 CE में कराया था। फाउंडर ऑफ द दिल्ली सल्तनत। इट वॉज कम्प्लीटेड बाय हिज सक्सेसर इल्तुतमिश। स्टार्ट इन्होंने कराया था बट उसके बाद इसको कंप्लीट इल्तुतमिश ने कराया था। इट इज़ 72.5 meter tall, making it one of the India's tallest minarets. It is a UNESCO World Heritage Site also. Next is the non-cooperation movement was launched in the year. असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? आंसर विल बी 1920।
Non-cooperation movement was launched by Mahatma Gandhi in the year 1920. It was in response to the Jallianwala Bagh हत्याकांड एंड रॉलेट एक्ट। जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, जिसकी ऊपर इसको लॉन्च किया गया था। ये एक आक्रोश था उस समय जनता का। पीपल वर आस्क्ड टू बॉयकॉट ब्रिटिश इंस्टीट्यूशंस, रिटर्न टाइटल्स एंड बॉयकॉट। इसमें बहुत फेमस लीडर्स ने भी अपने टाइटल्स को रिटर्न किया था। अगर आपको उनके नाम पता है आप मुझे कमेंट्स करिए। इट वॉज सस्पेंडेड इन फरवरी 1922। जब चौरी चौरा इंसिडेंट हो गया था तो महात्मा गांधी जी ने इसको वापस ले लिया था, क्योंकि वहाँ पे वायलेंस हो गई थी एंड महात्मा गांधी जी स्ट्रिक्टली नॉन वायलेंस को एडवोकेट करते थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था और कहाँ हुआ था? वेरी फेमस क्वेश्चन एंड वेरी ट्रैजिक इंसिडेंट दैट हैपेंड इन इंडियन हिस्ट्री। अमृतसर में हुआ था ऑन 13 अप्रैल 1919। पंजाब। जनरल डायर ordered troops to fire on a peaceful crowd gathered on the Baisakhi festival. Hundreds of people were killed and thousands were injured. Rabindranath Tagore renounced his knighthood in protest. जो क्वेश्चन मैंने अभी पूछा था उसका यहाँ पे आपको आंसर मिल गया है। रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने अपना टाइटल जो कि नाइटहुड का था उसे त्याग दिया था। Who was the last viceroy of British India? ब्रिटिश भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड वेविल, लॉर्ड माउंटबेटन, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन। आंसर विल बी लॉर्ड माउंटबेटन. Lord Mountbatten was the last viceroy of British India in 1947. He oversaw the transfer of power and partition of India into India and Pakistan. तब इंडिया और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका था। He became the first Governor General of Independent India. C. Rajagopalachari was the last and the only Indian Governor General of India. मीन्स जो पावर ट्रांसफ़र हुई थी लॉर्ड माउंटबेटन की वो सी राजगोपालाचारी को ही हुई थी, जिन्हें राजा जी के नाम से भी जाना जाता था। विच इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया? भारत की सबसे मीठी पानी की झील कौन सी है? डल लेक, चिल्का लेक, वुलर लेक, सांभर लेक। आंसर विल बी वुलर लेक. वुलर लेक जो कि जम्मू कश्मीर में है. इट इज़ द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन इंडिया. इट इज़ अ रामसर वेटलैंड साइट ऑल्सो. चिल्का लेक उड़ीसा. लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया एंड इन एशिया. डल लेक जो कि श्रीनगर में है, फेमस फॉर हाउस बोट्स. और यही वो लेक है जो एकदम बर्फ़ के जैसे जम जाती है. आपने देखा भी होगा. फिर एक तस्वीर आती है हमारे इंटरनेट पे कि एक बोट है, उसमें एक व्यक्ति बैठा हुआ है और पूरा यहाँ बर्फ़ हो गई है. लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है वुलर लेक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. आप सब क्या गए हैं और विज़िट किया है यहाँ पे. लार्जेस्ट लगून कोस्टल लेक है चिल्का लेक, दैट इज़ इन ओडिशा. लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लेक है सांभर झील जो कि राजस्थान में है. नेक्स्ट इज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास थ्रू विच स्टेट. कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है. गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश. The Tropic of Cancer that is 23.5 डिग्री नॉर्थ passes through 8 इंडियन स्टेट्स जो कि है गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम. उत्तर प्रदेश इज़ नॉट ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, रिमेंबर दिस. क्योंकि ऑप्शन दे करके पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन से स्टेट्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर नहीं है, तो उत्तर प्रदेश इज़ वन ऑफ देम. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डिवाइड्स इंडिया इनटू 2 हाफ्स क्योंकि वो बीच में से ऐसे गुजरती है. कैंसर इज़ 23.5 डिग्री नॉर्थ एंड कैप्रिकॉर्न इज़ 23.5 डिग्री साउथ. इक्वेटर इज़ 0 डिग्री. 8 स्टेट्स ऑन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमें जो याद रखना है वो हैं गुजरात,
राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम। और इसकी ट्रिक ये है। नेक्स्ट, विच इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? सिक्किम, गोवा, त्रिपुरा, नागालैंड। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी गोवा। गोवा इज़ द स्मॉलेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया, जिसका स्क्वायर मीटर है 3702। राजस्थान इज़ लार्जेस्ट in area. Sikkim is smallest state by area among hill states, but Goa is overall smallest. Uttar Pradesh is the most populous state. Bihar भी populous state है definitely. Now next will be, which city is called the Manchester of India? भारत के मैनचेस्टर के नाम से कौन सा राज्य, कौन सा शहर जाना जाता है? मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर। करेक्ट आंसर विल बी मैनचेस्टर इज़ डेफिनेटली अहमदाबाद। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है क्योंकि यहाँ कपड़ा उद्योग की अधिकता है। अहमदाबाद इज़ कॉल्ड द मैनचेस्टर ऑफ इंडिया ड्यू टू द लार्ज कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। मैनचेस्टर जो कि यूके की एक सिटी है, इज़ फेमस फॉर इट्स टेक्सटाइल इंडस्ट्री। Ahmedabad follows a similar pattern of it. Coimbatore, Tamil Nadu is called the Manchester of South India. Kanpur is the Manchester of North India and is also known as the Leather City of India. Next question is, which river forms the boundary between India and Bangladesh? कौन सी नदी भारत और बांग्लादेश की सीमा बनाती है? ब्रह्मपुत्र, मेघना, पद्मा, तीस्ता। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी तीस्ता। तीस्ता नदी उत्तर बंगाल में भारत और बांग्लादेश के बीच की सीमा बनाती है। तीस्ता रिवर फ्लोज थ्रू सिक्किम, वेस्ट बंगाल, फॉर्मिंग पार्ट ऑफ द इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर। द पद्मा इज़ द मेन चैनल ऑफ द गंगा इन बांग्लादेश। ब्रह्मपुत्र इज़ कॉल्ड जमुना इन बांग्लादेश। और ब्रह्मपुत्र जब एंटर होती है तब क्या कहते हैं, जब अरुणाचल प्रदेश में एंटर होती है चाइना से, तब क्या बोला जाता है ब्रह्मपुत्र को? ये आप मुझे कमेंट्स में बताएंगे। मेघना इज़ फॉर्म्ड बाय द कॉन्फ्लुएंस ऑफ जमुना, दैट इज़ ब्रह्मपुत्र, पद्मा, गंगा इन बांग्लादेश। नेक्स्ट इज, द राज्यसभा वॉज एस्टैब्लिश्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? राज्यसभा की स्थापना संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हुई है? आर्टिकल 79, आर्टिकल 80, आर्टिकल 81, आर्टिकल 85। एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी आर्टिकल 80। अनुच्छेद 80 के अंतर्गत राज्यसभा का गठन होता है जिसमें अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं। राज्यसभा, जिसे कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स के नाम से जाना जाता है, इज़ कंस्टिट्यूटेड अंडर द आर्टिकल 80 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 होती है, जिसमें कि 238 इलेक्टेड होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं बाय द प्रेसिडेंट। लोकसभा इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर आर्टिकल 81, जिसकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ 552 की होती है। राज्यसभा इज़ अ परमानेंट बॉडी, कैन नॉट बी डिसॉल्व्ड, and 1/3 of its members retire every 2 years. Next question is, who is the chairman of Rajya Sabha? राज्य सभा का सभापति कौन होता है? Options are President, Prime Minister, Vice President, Speaker. Correct answer of this question is Vice President. The Vice President of India is the ex officio chairman of the Rajya Sabha under the Article 64 के अंतर्गत वाइस प्रेसिडेंट का जिक्र है। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। द डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स। द स्पीकर ऑफ द लोकसभा प्रिसाइड्स ओवर द लोअर हाउस। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड बट नॉट बाय द जनरल पब्लिक। ये स्टेटमेंट्स पे क्वेश्चन दे देते हैं और कन्फ्यूजन हो जाती है। सो आप याद रखेंगे कि वो दोनों हाउसेस से चुने जाते हैं। विच अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस्ड पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस?
किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ऑप्शंस आर 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, 73rd अमेंडमेंट, 74th अमेंडमेंट. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 73rd अमेंडमेंट. और ये भी रिसेंटली मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा भी था कि कॉमेंट्स में आंसर करें, और ये क्वेश्चन है यहाँ पे. डेफिनेटली आपको अपना आंसर भी मिल गया. 73rd अमेंडमेंट 1992 में पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया था. इट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस. पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिन्हें कि 3 टीयर्स में डिवाइड किया गया है. ग्राम पंचायत दैट इज़ रिलेटेड टू विलेज, पंचायत समिति ब्लॉक से रिलेटेड है, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है. 74th अमेंडमेंट 1992 की गेव स्टेटस टू अर्बन लोकल बॉडीज़ म्यूनसिपैलिटीज़ जिन्हें हम नगर पालिका के नाम से जानते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हाउ मेनी शेड्यूल्स डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव. भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? ऑप्शंस आर 10, 11, 12, 14. करेक्ट आंसर विल बी 12. The Indian Constitution currently has 12 schedules, originally 8 at adoption or in 1949. भारतीय संविधान में वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं. मूल संविधान में 8 ही थीं, अब बढ़ कर के 12 हो चुकी हैं. की शेड्यूल्स आर: फर्स्ट इज़ रिलेटेड विद स्टेट्स एंड ड्यूटीज़, थर्ड इज़ रिलेटेड विद द ओथ, सिक्स्थ इज़ रिलेटेड विद ट्राइबल एरियाज़, 8th is related with 12 official language, very repetitive question, important one. 9th is related with land reforms that are non-justiciable. 10th is related with anti-defection, recently ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है. 11th is related with पंचायती राज जिसमें कि टोटल 29 सब्जेक्ट्स हैं. 12th is related with municipalities जिसमें टोटल 18 सब्जेक्ट्स हैं. The 9th schedule was added by first amendment 1951. 12th शेड्यूल वॉज एडेड बाई 74th अमेंडमेंट. 9th शेड्यूल जो कि लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड है, एंड 12th जो कि म्यूनसिपैलिटीज से रिलेटेड है. टोटल कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली हैड 395 आर्टिकल्स, 8 शेड्यूल्स, जो कि अब हो चुके हैं 448 आर्टिकल्स और टोटल 12 शेड्यूल्स. द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाई. लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है. प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स, बोथ हाउसेज ऑफ परमानेंट पार्लियामेंट जॉइंटली. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ लोकसभा मेंबर्स. लोकसभा के प्रभावी बहुमत द्वारा. लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के प्रभावी बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है, जो कि अनुच्छेद 94 में गिवन है. द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन बी रिमूव्ड बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय एन इफेक्टिव मेजॉरिटी ऑफ ऑल देन मेंबर्स ऑफ द लोकसभा अंडर आर्टिकल 94. 14 days notice must be given before moving such a resolution. The speaker does not vote in the first instance but exercises a casting vote in case of tie. अगर टाई हो जाता है तो एक कास्टिंग वोट जो देते हैं वो स्पीकर होते हैं. While the removal resolution is under consideration, the speaker cannot preside over the sitting. Moving on to the next question, which bank is the banker of the banks in India? भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नाबार्ड, सेबी. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज कॉल्ड द एपेक्स बैंक, दैट इज नोन एज बैंकर बैंक और बैंकर ऑफ बैंक्स, एंड इज India's central bank. RBI was established on 1st of April 1935 and nationalized in the year 1949. It is headquartered in Mumbai. Key functions are related with monetary policy review, currency issuance, regulates banking sector, manages forex reserves.
So, RBI got established in the year 1935 and nationalized in the year 1949. हेडक्वार्टर मुंबई में है, डेफिनेटली आपको याद रखना है इसको. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सेबी. सेबी का पूर्ण रूप क्या है. सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, डेफिनेटली. सो सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, द रेगुलेटर ऑफ इंडियाज़ कैपिटल मार्केट्स. 1988 में इसकी स्थापना हुई थी और वैधानिक दर्जा इसको 1992 में मिला था. इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द ईयर 1988 एंड गिवन स्टैट्यूटरी पावर्स इन द ईयर 1992. सेबी प्रोटेक्ट्स इन्वेस्टर्स, रेगुलेट्स द सिक्योरिटीज मार्केट. इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन मुंबई. नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी इन्फ्लेशन मीन्स व्हाट. मुद्रास्फीति से आप क्या समझते हैं. फॉल इन प्राइस लेवल, राइज इन जनरल प्राइस लेवल, इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट, राइज इन वैल्यू ऑफ करेंसी. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी राइज इन द जनरल प्राइसेस लेवल. So inflation is the sustained rise in the general price level of goods and services in the economy. डिफ्लेशन से हम समझते हैं फॉल इन द जनरल प्राइस लेवल. स्टैगफ्लेशन अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाता है जब इकोनॉमी स्टैगनेंट हो और इन्फ्लेशन भी परसिस्टेंट हो और कोई ग्रोथ ना दिखे, उस समय को हम स्टैगफ्लेशन के नाम से जानते हैं. इंडिया मेजर्स इन्फ्लेशन थ्रू CPI. करंटली इसका इंडेक्स बेस ईयर चेंज किया गया है. और WPI जो कि अब बेस ईयर हो गया है 2022 to 23. RBI targets 4% of CPI plus minus 2% band, plus minus 2% band. Who is known as the father of economics? अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है. JM Keynes, कार्ल मार्क्स, एडम स्मिथ, मिल्टन फ्रीडमैन. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी डेफिनेटली एडम स्मिथ. एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है. उन्होंने 1776 में द वेरी फेमस बुक वेल्थ ऑफ नेशंस लिखी थी. एडम स्मिथ 1723 से 1790 तक ही इज़ कॉल्ड द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स और फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स. हिज सेमिनल वर्क वॉज इन known as The Wealth of Nations. 1776 laid the foundations of classical economics. इनको classical economist कहा जाता था एडम स्मिथ को. He advocated free market, division of labor and laissez-faire economics. JM Keynes, he is known as the father of macroeconomics. and Karl Marx, very famous book Das Kapital, ये आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में. It is very important for you. Next is the goods and services tax was implemented in India from. मैंने अभी आपसे रिसेंटली पहले GST का एग्जैक्ट ईयर डेट पूछा था और यहाँ पे वही क्वेश्चन है. आपको अब आंसर मिल जाएगा आपका. भारत में वस्तु एवं सेवा कर कब लागू किया गया. आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज़ डेफिनेटली 1 जुलाई 2017. GST 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया. यह एक राष्ट्र एक कर की अवधारणा पर आधारित था. वन नेशन वन टैक्स. GST हैज़ टोटल 4 लेबल्स 5, 12, 18, 28 जिसे अभी रिसेंटली अपडेट किया गया है. आप मुझे बताइए क्या आप जानते हैं कि जो 40% टैक्स लगाया जाता है सिन गुड्स पे, तो आप सिन गुड्स से क्या समझते हैं. व्हाट आर द सिन गुड्स. नेक्स्ट इज द भक्ति मूवमेंट वॉज स्टार्टेड बाय विच सेंट. भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे. कबीर, तुकाराम, शंकराचार्य, रामानुज. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी रामानुज. भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक रामानुज थे जिन्होंने 11वीं से 12वीं शताब्दी में विशिष्ट द्वैत दर्शन प्रतिपादित किया. He is considered as a pioneer of the Bhakti movement with his Vishishta Devata philosophy. Major Bhakti saints were Kabir, Mirabai, Tukaram, Guru Nanak Ji, Chaitanya Mahaprabhu, Ramdas Ji. The Bhakti movement
emphasized personal devotion to God, rejected caste distinctions and rituals. Shankaracharya propounded Advait, that is non-dualism philosophy. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड इन भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1940, 1941, 1942, 1943. करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डेफिनेटली 1942. भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ. आपको टोटल डेट के साथ याद रखना होगा बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू रिमेंबर विद द डेट. 8 अगस्त 1942 को शुरू हुआ. गांधी जी ने करो या मरो का नारा यहीं पर दिया था. द क्विट इंडिया मूवमेंट वॉज लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी जी ऑन 8 अगस्त 1942 एट बॉम्बे सेशन ऑफ INC, दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस. गांधी गेव द स्लोगन ऑफ डू और डाई, करेंगे या मरेंगे. द इमीडिएट कॉज वॉज द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन इन द ईयर 1942. इट वॉज द मोस्ट मैसिव मूवमेंट ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस स्ट्रगल. इसी मूवमेंट को लीडरलेस मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है बिकॉज इससे पहले हमारे सारे लीडर्स को जेल में बंद कर दिया था अंग्रेज़ों ने. उन्हें लगा था कि हमारे लीडर्स को सप्रेस कर देंगे तो ये मूवमेंट दब जाएगा, बट ऐसा नहीं हुआ और भारतीय और बड़े लेवल पे इस मूवमेंट को क्रिएट किया. इसलिए इस मूवमेंट को लीडरलेस मूवमेंट के नाम से भी जानते हैं. Moving on to the next question. Which is the oldest mountain range in India? भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? हिमालय, विंध्या, अरावली, सतपुड़ा. करेक्ट आंसर इज अरावली. अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला में से एक है जो कि राजस्थान में स्थित है. अरावली रेंजेस, राजस्थान इज़ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया, अबाउट 350 to 570 मिलियन ईयर्स ओल्ड. दिस इज़ अभी रिसेंटली ये हमारे न्यूज़ में भी थी बिकॉज ऑफ अरावली को कट करने की बात हो रही थी. तो ये क्वेश्चन पोटेंशियल क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में एक्सपेक्ट किया जा सकता है. इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड. द हाइएस्ट पीक ऑफ अरावली इज़ गुरु शिखर जिसकी हाइट है 1722 मीटर. दैट इज़ लोकेटेड इन माउंट अबू, राजस्थान. माउंट अबू सुन करके कुछ लोगों को लगा कि ये कहीं बाहर की जगह है, बट नहीं, ये हमारे राजस्थान की है जहाँ पे गुरु शिखर लोकेटेड है. हिमालयाज आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स. ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु वॉज द ऑथर ऑफ गीत गोविंद? गीत गोविंद के रचयिता कौन थे? कालिदास, जयदेव, तुलसीदास, सूरदास. करेक्ट आंसर विल बी जयदेव. गीत गोविंद की रचना 12वीं शताब्दी के संस्कृत कवि जयदेव ने की थी. गीत गोविंद वॉज रिटन बाय जयदेव इन द 12th century, a Sanskrit poet from Odisha. It describes the love between Radha and Krishna. Kalidasa wrote Abhijan, Shakuntalam, Meghdut. Tulsidas wrote Ramcharitmanas. Surdas wrote Sursagar. गीत गोविंद इज एसोसिएटेड विद द भक्ति मूवमेंट जिसे अभी हमने पढ़ा एंड ओडिसी डांस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड ऑन. भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 26 नवंबर 1949. भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया. The Indian Constitution was adopted by the Constituent Assembly on 26 November 1949. It came into force and implemented on 26 January 1950. The Constituent Assembly took over 2 years, 11 months, 18 days to draft the Constitution. Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of the drafting committee. आपको पूरा डेट वाइज याद रखना होगा कि 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ओशियन इज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया? भारत के पूर्व में कौन सा महासागर है? अरेबियन सी, इंडियन ओशियन, बे ऑफ बंगाल, पैसिफिक ओशियन. करेक्ट आंसर विल बी बे ऑफ बंगाल. भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिम में अरब सागर और दक्षिण में हिंद महासागर है. बे ऑफ बंगाल इज टू द ईस्ट ऑफ इंडिया. इस क्वेश्चन के लिए आपको मैप आना बहुत ज़रूरी है.
आप मुझे कमेंट से बताइए अगर आप मैप पढ़ना चाहते हो तो मैं सेपरेटली मैप से रिलेटेड क्वेश्चंस ला सकती हूँ आपके लिए। अरेबियन सी इज़ टू द वेस्ट, इंडियन ओशन इज़ टू द साउथ, बे ऑफ बंगाल इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट बे, The Andaman and Nicobar Islands are in the Bay of Bengal. Lakshadweep are in the Arabian Sea. आप ये बताइए अंडमान एंड निकोबार की कैपिटल क्या है और लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है। विच इज़ द लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे इन इंडिया। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। ऑप्शंस आर NH44, NH1, NH27, NH48. Correct answer of this question will be NH44 is the longest national highway in India, about 3745 kilometer it is, running from Srinagar J&K to the Kanyakumari, Tamil Nadu. Previously NH7, that is in Varanasi to Kanyakumari, was the longest. Later on NH44 became the longest national highway in India. After renumbering in 2010, NH44 became the longest. NH48 connects Delhi to China. NH44 Srinagar to Kanyakumari, 3745 kilometer, very important for your exam. काजीरंगा नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच स्टेट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, मेघालय। Correct answer is Assam. Kaziranga National Park is located in Assam on the banks of the Brahmaputra River. It is famous for one-horned Indian rhinoceros. It is also a UNESCO World Heritage Site and is home to the largest population of one-horned rhinos in the world. It also has the highest density of tigers among protected areas. Kaziranga, Assam is famous for one-horned rhino and it is a UNESCO site. Jim Corbett is in Uttarakhand. It is famous for tigers. Gir is in Gujarat. It is famous for Asiatic lions. Next question. The Brahmaputra river in China is known as। चीन में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। Correct answer will be Sangpo. So, Brahmaputra river is known as Sangpo in Tibet, Brahmaputra in Assam, India, and Jamuna in Bangladesh. It originates from Angsi Glacier in Himalayas of Tibet. It is one of the major rivers of Asia, flowing through China, India, and Bangladesh. The Brahmaputra Valley is prone to severe flooding, and ब्रह्मपुत्र इज़ नोन एज सांगपो इन तिब्बत, बांग्लादेश में जमुना के नाम से, एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम तिब्बत, वन ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर्स इन द वर्ल्ड। भारत की अभी हमने पढ़ी, लॉन्गेस्ट है गंगा। विच स्टेट इज़ इन इंडिया रिसीव्स द हाइएस्ट एनुअल रेनफॉल। भारत में सर्वाधिक वार्षिक वर्षा कहाँ पर होती है। केरल, असम, मेघालय, वेस्ट बंगाल। Correct answer will be मेघालय। मेघालय रिसीव्स द हाईएस्ट एनुअल रेनफॉल इन इंडिया। मेघालय में मासी, नराम एवं चेरापूंजी विश्व में सर्वाधिक वर्षा के स्थान हैं। चेरापूंजी ऑल्सो इन मेघालय हेल्ड दिस रिकॉर्ड फॉर ईयर्स। जैसलमेर ऑफ राजस्थान रिसीव्स द लीस्ट रेनफॉल इन इंडिया। सबसे ज़्यादा बारिश यहाँ पर होती है और सबसे कम जैसलमेर में। Next is, under which article can a citizen directly approach the Supreme Court for enforcement of fundamental rights। भारत में मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए नागरिक सर्वोच्च न्यायालय में किस अनुच्छेद के तहत जा सकता है। आर्टिकल 21, आर्टिकल 32, आर्टिकल 226, आर्टिकल 136। Correct answer of this question will be article 32. Article 32 gives the right to directly approach the Supreme Court for enforcement of fundamental rights. अनुच्छेद 32 मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में याचिका का अधिकार देता है। It is the right to constitutional remedies, the heart and soul of the constitution, given by Dr. B.R. Ambedkar ji.
आर्टिकल 2 to 6 गिव सिमिलर पावर टू दी हाई कोर्ट्स। हाई कोर्ट्स को ये पावर आर्टिकल 2 to 6 देता है। यहाँ पे मैंने रिट्स भी मेंशन किए हैं। रिट्स के नेम हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्चियोरी, क्वो वारंटो। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। आर्टिकल 2 to 6 हाई कोर्ट से रिलेटेड है। 5 रिट्स के आपके ये नाम हैं। The habeas corpus writ is used for to stop a lower court from exceeding jurisdiction, to inquire into the legality of detention of a person, to compel a public authority to perform its duty, to question the authority of a public office holder. Correct answer of this question will be to inquire into the legality of detention of a person, किसी व्यक्ति की हिरासत की जांच करना। हेबियस कॉर्पस रिट किसी व्यक्ति की अवैध हिरासत को चुनौती देने के लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ पे मैंने पूरी रिट्स को एक्सप्लेन किया है कि वो किस लिए यूज़ की जाती हैं। हेबियस कॉर्पस यू शैल हैव द बॉडी, यूज टू चैलेंज इलीगल आर्बिट्रेरी डिटेंशन। मैंडेमस रिट वी कमांड, जिसका मतलब होता है डायरेक्ट्स अ पब्लिक अथॉरिटी टू परफॉर्म इट्स लीगल ड्यूटी। प्रोहिबिशन इट स्टॉप्स अ लोअर कोर्ट फ्रॉम एक्सीडिंग इट्स jurisdiction. Certiorari it quashes orders of lower courts, tribunals acting beyond their jurisdiction. Quo warranto questions the authority of a person to hold a public office. Next question is, the National Human Rights Commission NHRC was established in. Options are 1990, 1993, 1995, 2000. Correct answer will be 1993. NHRC की स्थापना 1993 में मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत हुई थी। NHRC, that is National Human Rights Commission, established in 1993 under the Protection of Human Rights Act 1993. Chairman of NHRC is retired Chief Justice of India. It can inquire into violations of human rights by state or central government agencies. NHRC has no power to enforce its recommendations, only advisory it is. The concept of judicial review was borrowed from न्यायिक पुनर्विलोकन की अवधारणा कहाँ से ली गई है? UK, USA, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा। Correct answer is America. The concept of judicial review was borrowed from the USA. Under Article 13, any law inconsistent with the fundamental right can be struck down by the courts. From USA, जुडिशियल रिव्यू, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन और फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। यूके से पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी को लिया गया है, रूल ऑफ लॉ को लिया गया है, कैबिनेट सिस्टम को लिया गया है। एग्ज़ाम में काफ़ी बार हमें मैच दी फॉलोइंग दे के पूछ लेते हैं कि क्या कहाँ से लिया गया है, तो ये लिस्ट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपके लिए इस पर एक शॉर्ट्स बना दूँगी और आप मेरे रीसेंट शॉर्ट्स को भी चेकआउट कर सकते हैं। मैं इस पर रीसेंट एक शॉर्ट्स डालूँगी जो कि आपको इसको याद करने में हेल्प करने वाला है। So make sure you please subscribe the channel. The Chief Election Commissioner of India can be removed by. भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को कैसे हटाया जा सकता है? President alone, Parliament by impeachment, Prime Minister, Cabinet. Correct answer of this question will be पार्लियामेंट बाय इम्पीचमेंट, संसद द्वारा महाभियोग। मुख्य चुनाव आयुक्त को उसी प्रक्रिया से हटाया जाता है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन एन एड्रेस बाय पार्लियामेंट जस्ट लाइक द सुप्रीम कोर्ट जजेस बाय इम्पीचमेंट. दिस रिक्वायर्स अ स्पेशल मेजॉरिटी दैट इज 2/3 members present and voting plus majority of total memberships in both the houses. The Election Commission was established under Article 3 to 4, very important for you.
आप इसको नोट डाउन करते जाइए जिससे कि आप बाद में रिवाइज कर सकें। इट इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। द ट्रीटी ऑफ मैंगलोर, मैंगलोर की संधि जो कि 1784 में हुई, ये किसके बीच हुई थी? ब्रिटिश एंड टीपू सुल्तान, ब्रिटिश एंड निज़ाम, ब्रिटिश एंड मराठास, ब्रिटिश एंड फ्रेंच। Correct answer will be Treaty of Mangalore 1784. It was signed between Tipu Sultan and the British East India Company. After the Second Anglo-Mysore War, both sides agreed to restore territories and exchange prisoners actually. Tipu Sultan later died fighting the British in the Fourth Anglo-Mysore War in the year 1799. टीपू सुल्तान वॉज ऑल्सो नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर। यहाँ पे मैंने और भी ट्रीटीज़ के ईयर को मेंशन किया है। ट्रीटी ऑफ मैंगलोर 1784, एंग्लो मैसूर वॉर्स डाइड 1799 इन सेरिंगपट्टनम। हु वॉज द फाउंडर ऑफ द विजयनगर एम्पायर, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? करेक्ट आंसर विल बी हरिहर एंड बुक्का। वेरी रिपीटेड क्वेश्चन दिस इज। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई। द ग्रेटेस्ट रूलर वॉज कृष्ण देवराया, नोन फॉर हिज लिटरेरी एंड मिलिट्री अचीवमेंट्स। द एम्पायर वॉज अ मेजर हिंदू किंगडम इन साउथ इंडिया दैट रेजिस्टेड द डेक्कन सल्तनत। इट वॉज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ तालीकोटा जो कि 1565 में लड़ी गई थी। विच रिलीजन वॉज फाउंडेड बाई वर्धमान महावीरा? ऑप्शंस आर बुद्धिज्म, जैनिज्म, सिखिज्म, हिंदुइज्म। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी जैनिज्म, जैन धर्म। जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर वर्धमान महावीरा ने इस धर्म को 6वीं शताब्दी में ईसा पूर्व से प्रचारित किया। ही प्रीच्ड द प्रिंसिपल ऑफ अहिंसा, नॉन वायलेंस, सत्य, ट्रुथ एंड अपरिग्रह जो कि नॉन पोजेशन है। पहले तीर्थंकर थे ऋषभनाथ जी, जिन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता था। फिर लेटर ऑन जैनिज्म डिवाइडेड इनटू 2 सेक्ट्स, दिगंबर एंड श्वेतांबर। द खिलजी डायनेस्टी वॉज फाउंडेड बाई, खिलजी वंश की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन खिलजी, मलिक काफूर, मोहम्मद बिन तुगलक। करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी जलालुद्दीन खिलजी। Jalaluddin Khilji founded the Khilji dynasty in the year 1290 CE. His nephew was Alauddin Khilji, was the most powerful Khilji ruler actually. Alauddin Khilji introduced market reforms, price control and repelled Mongol invasions. Malik Kafur was Alauddin's general who campaigned in South India. Next question is Pandit Jawaharlal Nehru's famous Tryst with Destiny speech was delivered on। नियति के साथ साक्षात्कार इसे कब दिया गया था? करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी 14th of August 1947 मिडनाइट में ये स्पीच दिया गया था, जिसे नियति के साथ साक्षात्कार के नाम से जाना जाता है। इट वॉज डिलीवर्ड एट द मिडनाइट ऑन 15th August 1947 इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इट मार्क्ड इंडियाज इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल। द फेमस ओपनिंग, लॉन्ग ईयर्स एगो वी मेड अ ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी, दैट इज नियति के साथ साक्षात्कार। द इंडस वैली साइट ऑफ लोथल इज लोकेटेड इन विच स्टेट? लोथल सिंधु घाटी स्थल किस राज्य में है? ऑप्शंस आर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, पंजाब। करेक्ट आंसर विल बी Lothal is an important Harappan Indus Valley site located in Gujarat. It had a dockyard indicating advanced maritime trade.
And other IVC sites, that is Indus Valley civilization sites in India, are Dholavira, that is located in Gujarat, Kalibangan, that is in Rajasthan, Rakhigadi in Haryana. Rakhigadi is the largest IVC site in India. Lothal, that is in Gujarat, is famous for its stockyard. Largest IVC site is Rakhigadi, that is in Haryana. And total overall largest is Mohenjo-daro, that is currently in Pakistan. Next question is, which Governor General introduced English education in India? किस गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा की नींव रखी? भाषा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म है जो कि कॉलोनियल पावर ने हमारे ऊपर यूज़ किया था, जिसका असर आज भी देखा जा सकता है. ऑप्शंस आर लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड वेलेस्ली. And the correct answer of this question will be Lord William Bentinck. He introduced English education in India in 1835 based on Lord Macaulay's Minute, very famous one. It established English as the medium of instruction. English Education Act 1835. लॉर्ड डलहौजी जिन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को इंट्रोड्यूस किया था, इम्पॉर्टेंट. लॉर्ड कॉर्नवालिस जिन्होंने परमानेंट सेटलमेंट को इंट्रोड्यूस किया था इन द ईयर 1793. यहाँ से आपको 3 से 4 एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बनते जा रहे हैं. आप इसको नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे आप बाद में थॉरोली रिवाइज कर सकें. द फेमस आयरन पिलर ऑफ दिल्ली वॉज बिल्ट ड्यूरिंग द राइन ऑफ. दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसके शासनकाल में बना? चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, चंद्रगुप्त II, समुद्रगुप्त. करेक्ट आंसर विल बी दिल्ली का लौह स्तंभ गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में बना था, जिन्हें कि विक्रमादित्य के नाम से भी जानते हैं. द आयरन पिलर ऑफ दिल्ली कुतुब कॉम्प्लेक्स वॉज इरेक्टेड ड्यूरिंग राइन ऑफ चंद्रगुप्त II, विक्रमादित्य ऑफ गुप्ता डिनेस्टी. It is approximately 7.2 meter tall and made of pure wrought iron, that is 99.7% iron it is, with remarkable rust resistance. The Gupta period was from 4th to 6th century and is known as Golden Age of India, क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्किटेक्चर से रिलेटेड डेवलपमेंट्स हुई हैं. समुद्रगुप्त इज नोन एज द नेपोलियन ऑफ इंडिया फॉर हिज मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट. Next question is, which of the following is not a fundamental duty under the Indian Constitution? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल कर्तव्य नहीं है? Options are to protect and improve the natural environment, to uphold the Constitution, to pay taxes, to protect the sovereignty of India. कर चुकाना मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है. So, to pay taxes is not into the fundamental duty. Paying taxes is not a fundamental duty. It is a legal obligation. ये मूल कर्तव्य अनुच्छेद 51A में है एक्चुअली. Fundamental duties were added by the 42nd Amendment 1976 based on स्वरण सिंह कमेटी. Very important for your exam, क्योंकि ये पूछा जा सकता है कि इसको किस कमेटी ने रिकमेंड किया था. सो कमेटी नेम है स्वरण सिंह कमेटी. ओरिजिनली 10 ड्यूटीज़ वर देयर. 11th को ऐड किया गया है बाय 86th अमेंडमेंट 2002. ड्यूटी टू प्रोवाइड एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ टू चिल्ड्रंस. दे आर कंटेन्ड इन आर्टिकल 51A एंड इट इज़ पार्ट ऑफ 4A. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द चिपको मूवमेंट वॉज रिलेटेड टू. चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? Options are women's rights, conservation of forest, land rights, water conservation. Correct answer will be चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड में वनों की कटाई के विरोध में हुआ था. 1773 was a forest conservation movement in उत्तराखंड, जो कि तब यूपी में था और अब उत्तराखंड है. Women hugged, that is Chipko, to hug the trees to prevent them from being felled by contractors. Contractors basically पेड़ों को काट रहे थे and women hug the trees to protect them.
It inspired environmental movements worldwide and influenced forest conservation policies. It was led by Sundarlal Bahuguna and Chandi Prasad Bhatt. These were the prominent leaders there. Very important. The next question is, the Right to Information RTI Act was enacted in सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? Options are 2003, 2005, 2007, 2009. Correct answer of this question will be 2005. The Right to Information RTI Act was enacted in the year 2005 and came into force on 12th of October 2005. It enables the citizen to request information from public authorities, and informations must be provided within 30 days in matters of life and liberty within 48 hours. Central Information Commission, that is CIC, and State Information Commission, that is SIS, oversees its implementation. Next question will be, the Panchayati Raj system in India was first recommended by? भारत में पंचायती राज की अनुशंसा सबसे पहले किसने की? ऑप्शंस आर अशोक मेहता कमेटी, बलवंत राय मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी. कमेटी से रिलेटेड क्वेश्चन तो आप डेफिनेटली एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने एग्जाम में. बलवंत राय मेहता कमेटी. बलवंत राय मेहता कमेटी ने इसको रिकमेंड किया था 1957 में, जो कि 3 टियर पंचायती राज सिस्टम को रिकमेंड किया गया था. अभी हमने जैसा कि पढ़ रखा है, ग्राम पंचायत विलेज, पंचायत समिति ब्लॉक, जिला परिषद डिस्ट्रिक्ट लेवल पे. राजस्थान पहला स्टेट था टू इम्प्लीमेंट पंचायती राज ऑन 2nd of October 1959. The 73rd Amendment 1992 gave constitutional status to Panchayati Raj. Next question is, which Indian state has the highest literacy rate as per census 2012? आप अपने एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन डेफिनेटली सेंसस पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमारी सेंसस चल भी रही है. आपके यहाँ अभी जनगणना हुई कि नहीं, मुझे कमेंट्स में बताइए. ऑप्शंस आर गोवा, हिमाचल प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, and the correct answer will be Kerala. Kerala has the highest literacy rate in India at 93.91%. बिहार की लोवेस्ट लिटरेसी रेट है जो कि 63.82% है. इंडिया की ओवरऑल लिटरेसी काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछी गई है, 74.04%. मेल लिटरेसी जिसमें कि 82.14% है और फीमेल लिटरेसी 65.46% है. यहाँ पे फिर से आप रिवाइज कीजिए. हाईएस्ट लिटरेसी केरला की 93.91%, लोवेस्ट बिहार की 63.82% और टोटल ओवरऑल 74.04%. और यहाँ पे मैंने मेल और फीमेल को डिवाइड करके भी लिख दिया है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अंडर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू एजुकेशन इज़ अ. भारतीय संविधान के अंतर्गत शिक्षा का अधिकार है. ऑप्शंस आर DPSP, that is Directive Principle of State Policy. Option 2, Fundamental Right. Option 3, Fundamental Duty. And Option 4, Legal Right. Correct answer of this question is Fundamental Right. RTE, जो कि Article 21A में mention है, was made a fundamental right by the 86th Constitutional Amendment Act of 2002. It guarantees free and compulsory education to children aged 6 to 14 years. RTE Act 2009 gives legislative backing to this constitutional provision. Before the 86th Amendment, education was in the DPSP, that is Article 45. Next will be, the doctrine of lapse was introduced by. Options are Lord Cornwallis, Lord Dalhousie, Lord Wellesley, Lord Curzon. करेक्ट आंसर, अभी जस्ट हमने इसको पढ़ा हुआ है और आपका डेफिनेटली ये तो सही निकलना ही चाहिए, लॉर्ड डलहौजी. डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौजी टू एनेक्स प्रिंसली स्टेट्स. इसके तहत इन्होंने सतारा, नागपुर, झांसी, अवध और संबलपुर को हड़पा था. इसको हड़प नीति के नाम से जानते थे. अंडर दिस
doctrine, if a ruler died without a natural heir, the state would be annexed by the British. This angered Indian rulers and was a key cause of the 1857 revolt. 1857 के पहले का रिवोल्ट था और इसी ने ही 1857 के रिवोल्ट को एक तरीके से जगाया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज़ द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विद द लार्जेस्ट एरिया. क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? ऑप्शंस आर दिल्ली, पुडुचेरी, लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर. करेक्ट आंसर विल बी लद्दाख. Ladakh is the largest union territory by area in India. It was carved out of Jammu and Kashmir on 31st of October 2019. Jammu and Kashmir Reorganization Act of 2019. Now India has 8 union territories total: Delhi, Puducherry, Chandigarh, Lakshadweep, Andaman and Nicobar, Dadra and Nagar Haveli, Daman and Diu, J&K and Ladakh. Delhi and Puducherry have their own legislatures. Next is, in which year was the Planning Commission of India replaced by the नीति आयोग? भारत के योजना आयोग को नीति आयोग से कब बदला गया? Correct answer is 2015. Planning Commission was replaced by the नीति आयोग on 1st of January 2015. नीति आयोग जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया. प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी, ही इज़ द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ नीति आयोग. अनलाइक प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग कैन नॉट एलोकेट फंड्स डायरेक्टली. तो ये 1 जनवरी 2015 को लागू हुआ है. इंपॉर्टेंट फॉर यू. Next is, the famous Nataraj sculpture depicts which Hindu god? नटराज की प्रसिद्ध मूर्ति किस हिंदू देवता की है? Correct answer is शिव जी की है. नटराज is a depiction of Lord Shiv as the cosmic dancer. Chola bronzes are world renowned for their craftsmanship. It represents the cycle of creation, preservation and destruction. ये नटराज स्कल्पचर चोला पीरियड का था एक्चुअली. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मेन गोल ऑफ प्रधानमंत्री जन धन योजना? PMJDY का मुख्य उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर इज फाइनेंशियल इंक्लूजन. PMJDY was launched in the year 2014 on 28th August 2014. डेट्स पे डेफिनेटली आप ध्यान दीजिएगा क्योंकि डेट्स बहुत ज़्यादा पूछी जा रही एग्जाम्स में. टू अचीव फाइनेंशियल इंक्लूजन इट प्रोवाइड्स ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स. ज़ीरो बैलेंस बैंक अकाउंट्स इसी स्कीम के अंतर्गत खुले थे. रुपे डेबिट कार्ड्स एंड इंश्योरेंस कवर टू अनबैंक्ड सिटीजन्स ऑफ इंडिया. इट वॉज लॉन्च्ड बाई श्री PM Narendra Modi ji. It offers accidental insurance of 1 lakh to 2 lakhs for new accounts and life insurance of up to 30,000. Finally, we have definitely completed all the questions for today, and I have mentioned a quote here. Success is not the key to happiness. Happiness is the key to success. तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए और खूब तरक्की करिए. थैंक यू. प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल. थैंक यू.